एक संकल्प के साथ। तो आदरणीय भाई साहब, जिंदगी और हमारी सफलताएं किस तरीके से काम करती हैं, आप वो सब बातें यहाँ देखेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से चाहूँगा, जीवंतता। जीवंतता का मतलब है एक्टिव रहिए, है ना। यहाँ ध्यान योग नहीं कराया जा रहा है ना। यहाँ ज्ञान योग की बात होगी। दिमाग खोलिए, शरीर को खोलिए, जरूरत पड़ने पर हथेलियों को भी खोलिए, और जब मैं कहूँ तो मुंह भी खोलिए, जुबान भी खोलिए। ये जो प्रोग्राम है 100% सिर्फ आपके लिए है, आप लोगों के लिए है, और किसी के लिए भी नहीं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कितने घंटे देने के लिए तैयार हैं, कितने घंटे तक बैठ सकेंगे। जब तक मैं, पक्का वायदा करते हैं। कितने लोग इसमें ऐसे होंगे जो बीच में सोना शुरू कर देंगे, बोले कि सर अभी तो नहीं पता, लेकिन देखेंगे, वो बाद में बता देंगे। वो सब दिखाई दे जाएगा कि कौन सो रहा है, कौन नहीं सो रहा है। यहीं से सारा फर्क पड़ता है। जो सारे फर्क की शुरुआत होती है, याद रखिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे होती है। यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर के बहुत अलग अलग एस्पेक्ट पर मैं बात करने जा रहा हूँ। विश्वास कीजिए कि मैं आपको बहकाने नहीं आया हूँ, राइट। मैं आपको बताने आया हूँ, मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। बिल्कुल मैं मोटिवेशन की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं और उसका मोटिवेशन अगर आपके अपने अंदर से नहीं आया है, तो बाहर से लीपापोती करके आपके अंदर कितने समय तक हवा भरी रखी जा सकती है, कितने समय तक भर करके रखी जा सकती है, ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। लेकिन मैं जो मोटिवेशन की बात करूंगा, अभी आजकल शब्द चल गया है मोटिवेशन का, तो वो साइंस से रिलेटेड होगा, क्योंकि बड़े काम के लिए बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। छोटी एनर्जी से आप बड़ा काम नहीं कर सकते। 400 वाट के बल्ब को आप थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जला सकते। एसी चलाने के लिए आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अगर आपने आईएएस बनने का फैसला किया है, तो ये मान करके चलिए कि आपने एक बड़ा फैसला तो किया है, और इस बड़े फैसले को आप छोटे तरीके से नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि अगर तरीका छोटा होता, कोई भी होता आज तक, आईएएस अभी की तो है नहीं, है ना। 1850 से पता नहीं कब से चल रही है परीक्षा, अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। आपको मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस ने सेकंड पोजीशन आए थे, तब से चल रही है ये परीक्षा। अगर इसका कोई शॉर्टकट होता, आपको नहीं लगता है कि आप जानते उसे, आप जान रहे होते, लेकिन इसके शॉर्टकट आपको बताए जाते हैं। साइंटिफिकली सोचिएगा, कोई भी चीज बड़ी क्यों बनती है, किसी भी चीज की कीमत अधिक क्यों होती है, साइंटिफिकली सोचिए। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है कि कोयला और डायमंड, हीरा, ठीक है, कोयला और हीरा, अगर आप यूटिलिटी की दृष्टि से देखें, उपयोगिता की दृष्टि से, तो इन दोनों में किसकी उपयोगिता ज्यादा है। मैं उपयोगिता की बात कर रहा हूं। कोयले की ज्यादा है, उससे आपको थोड़ी सी देर के लिए गर्मी मिल जाएगी। गांव के लोग एक कोयला सुलगा लेते हैं तो बीड़ी कई लोग सुलगाते रहते हैं पक पक। डायमंड से आप कुछ कर सकते हैं? डायमंड से आप कुछ भी नहीं कर सकते। बताइए, उपयोगिता की बात मैं कर रहा हूं। गले में डाल करके दूसरों को दिखा के घूमने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उपयोगिता नहीं है, वो तो सौंदर्य है, और सौंदर्य की कोई उपयोगिता नहीं होती जीवन में हमारे, वो तो सजावट है ना। कोयला हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, लेकिन जब दोनों की कीमत, आप कोयले और डायमंड की कीमत जब आप तुलना करेंगे, तो कोई तुलना है? उन दोनों की कोई तुलना नहीं है कीमत में। तो हम नहीं लगता कि हम लोग कितने बेवकूफ हैं?
लग रहा है ना कि बिल्कुल कि क्या है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, और जिसकी उपयोगिता है वो इतने सस्ते में मिल रहा है, फोकट में भी मिल जाता है। लेकिन इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि डायमंड के छोटे से टुकड़े को पाने के लिए आपको लाखों टन कोयला उलीचना पड़ेगा, मिट्टी की खुदाई करनी पड़ेगी, तब भी मिल जाए तो आपकी किस्मत की बात है। और कोयला, आप घर में थोड़ी सी लकड़ी जला लीजिए, कोयला तैयार हो जाएगा। तो जो डायमंड की कीमत है वो किसकी वजह से है? उसकी दुर्लभता की वजह से है, उसमें जो मेहनत छिपी हुई है उसको पाने के लिए, उसकी वजह से है। तो आप आईएएस बनना चाहते हैं और सरल तरीके से, ऐसा संभव है? क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो आप उस तरीके से तैयारी नहीं करते हैं कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं। आप इस तरीके से तैयारी करते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मेरे लिए सुविधाजनक कौन सा है। आईएएस आपकी सुविधा के लिए नहीं बना है। आईएएस की जो नौकरी है वो देश के लिए बनी है। आपको नौकरी देना आईएएस का काम नहीं है, याद रखिए। नौकरी आपके लिए हो सकती है, देश के लिए नहीं है, यूपीएससी के लिए नहीं है। तो इस तरह से मैं कुछ आपके सामने साइंस की बातें रखूंगा, आप इसे मोटिवेशन कह सकते हैं अगर आप कहना चाहें, क्योंकि ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया है। जिससे सच पूछे तो मैं मोटिवेशन को पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ी चीज़ों के लिए अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आपके अपने अंदर से आनी चाहिए। क्योंकि आप दूध को उफनता हुआ बहुत देर तक नहीं रख सकते, वो गिर जाएगा। उबलता हुआ तो रख सकते हैं। तो आपको आपके अंदर एक उबाल सी होनी चाहिए, लगातार एक जोश बना रहना चाहिए। और अगर आपके अंदर एक जोश बना हुआ है तो सीधी सी बात है कि आपके पास वो एनर्जी है। और अगर आप उस एनर्जी को नहीं जुटा पा रहे हैं तो फिर आपको अपने पर्पस के बारे में सोचना चाहिए, राइट। इसके बाद मैं सीधे सीधे आईएएस पर आऊंगा। आईएएस क्या है, इसकी प्लानिंग आप कैसे करेंगे, कैसे आप इसकी प्लानिंग करेंगे। ये मजाक नहीं है, लेकिन मजाक भी है। मजाक है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अगर मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, और ये बात मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 9th के बाद मेरी पूरी एजुकेशन एक प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में रही है। पूरे आर्थिक दायित्व थे उन्हें संभालते हुए। जी हाँ, मैंने हाट बाजार किए, साइकिल में कपड़े की गठरी बांध करके। शहर में मेरी रेडीमेड कपड़े की छोटी सी दुकान फिर मैंने खोली, वो मैं चलाता था। आजकल उस तरह की दुकानें, आपको पान दुकान उससे बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी जितनी बड़ी मेरी रेडीमेड कपड़े की दुकान थी। मैं सेकेंड डिविजनल स्टूडेंट रहा हूँ, अगर एमए को छोड़ दूँ तो। जब मेरी यूनिवर्सिटी में सेकेंड पोजीशन आई थी, सेकेंड डिविजन हूँ मैं। सेकेंड डिविजनर में भी परसेंटेज ठीक ठाक रहते थे, 58-59% रहते थे, थोड़े थोड़े से चूक जाता था। तो मैं पढ़ने में भी ऐसा नहीं कि बहुत टॉपर रहा हूँ, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। वो जिम्मा मेरी पत्नी के पास था कि उन्होंने एमए में गोल्ड मेडल लिया। तो जब मुझे लगता है कि एक प्राइवेट स्टूडेंट, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, गांव का स्टूडेंट, सेकेंड डिविजनल स्टूडेंट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि आप में से तो बहुतों की स्थिति मुझसे बहुत बेहतर होगी। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनकी स्थिति मुझसे खराब रही है। मेरे एक बैचमेट थे दिल्ली में, वो चौकीदारी करते थे, रात में चौकीदारी करते थे। तो मैंने कहा यार तुमने तो गजब कर दिया। बोले कि विजय, मैंने रात में चौकीदारी का काम लिया ही इसलिए था कि क्योंकि चौकीदारी के लिए मुझे जगना पड़ता था और मैं रात में अपनी पढ़ाई कर लेता था। वह क्या बात है। आप देखिए कि रास्ते कैसे निकाले जाते हैं। आपको अपनी स्थितियों को देखते हुए रास्ता निकालना होगा। याद रखिए कि जिस दिन बड़ी चीजें छोटे तरीके से मिलनी शुरू हो जाएंगी, उसी दिन उसी क्षण वो चीज बड़ी रह ही नहीं जाएगी। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, सामाजिक नियम के भी खिलाफ है। कोई भी चीज बड़ी इसलिए होती है क्योंकि उसको पाने के लिए बड़े मेहनत की जरूरत होती है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो? और अगर तैयार नहीं हैं
तो या तैयार होइए, आप अपने को तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको बस जो बना करके भेज दिया आप वही है, नॉट एट ऑल। कृष्ण जी के कैरियर की शुरुआत किससे हुई थी, बताएगा कोई आप लोगों में से? मॉडर्न लैंग्वेज में हम बात करें तो कृष्ण जी के कैरियर की शुरुआत किससे हुई थी? ग्वालियर से शुरू हुई थी। और अंत किससे हुई? द्वारिका के अधीश थे वो, और द्वारका के भी ऐसे अधीश बने, ऐसे राजा बने कि हमने उनको भगवान मान लिया। एक अनपढ़ के रूप में उनकी शुरुआत हुई, ग्वाल बाले के रूप। जब 12 साल के हुए थे तब वो फिर उज्जैन गए थे, यहीं पास में ही आपके उज्जैन, वहां वो फिर पढ़ने के लिए गए थे 12 साल की उम्र में, और फिर इतने बड़े फिलोसफर बन गए। तो आप देख रहे हैं उनसे तो अच्छी शुरुआत होगी आप लोगों की। तो ये मत सोचिए कि भगवान ने हमको ऐसे ही बना करके भेज दिया है तो भैया हम तो ऐसे ही रहेंगे, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीज चाहे कितना भी उम्दा क्यों न हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का क्यों न हो, लेकिन जब तक वो मिट्टी के बोझ को संभालेगा नहीं, जब तक वो सूरज की गर्मी, सूरज के ताप को झेलेगा नहीं, तब तक वो वृक्ष नहीं बनेगा। सिंपल सा प्राकृतिक फार्मूला है, लॉ ऑफ नेचर है। और जब आपके पास कोई परेशानी आती है, थोड़े से भी संकट आते हैं, तो आप छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। छोड़ना तो सबसे आसान काम है, किसी भी चीज को छोड़ा जा सकता है, बड़े आराम से छोड़ा जा सकता है। और मजेदार बात यह है कि छोड़ने के लिए आपको बहुत अच्छे लॉजिक भी मिल जाते हैं कि मैंने इसलिए छोड़ा। आप अपने आप को बिल्कुल सिद्ध कर देते हैं और सुनने वाले को भी लगेगा हाँ हाँ भैया, अब इसमें तो था, तो अब वो तो छोड़ना ही था, कैसे किया जा सकता था। तो छोड़ दीजिए। समाज का कुछ बिगड़ेगा, यूपीएससी का कुछ बिगड़ेगा? ऐसा थोड़ी कि आप आईएएस नहीं बने तो यूपीएससी रोएगी कि हाय हाय फलाना आईएएस नहीं बना, अब हम क्या करें, अपना तो बंद कर दें, कैसे, कहां से? नॉट एट ऑल। बिगड़ेगा तो सिर्फ एक का बिगड़ेगा, और वो आप खुद होंगे। आपको अपने अंदर ये ताकत पैदा करनी पड़ेगी। कोई भी चीज कठिन तब होती है जब हम उसके सिस्टम को नहीं जानते। मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, हाथ उठाइएगा। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बाथरूम सिंगर हैं, दूसरे को सुनाते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने गाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। बाकी लोग नहीं गाते? तो फिर हाथ उठाइए ना मैडम, जब नहीं गाते तो। सर आप नहीं गाते? तुम लोग नहीं गाते यार? क्यों? अच्छा चलिए मैं ये अब हाथ उठवाता हूं, कौन ऐसा है जो नहीं गाता है? तुम नहीं गाते? बिल्कुल पीछे वाले उठो, खड़े हो। नहीं गाते? ईमानदारी के साथ कह रहे हो नहीं गाते? गुनगुनाते भी नहीं? गुनगुनाना गाना डिफरेंस है सर। देखिए, बैठो। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो गाता ना हो। ये बात अलग है कि जब वो गाए तो फटे बांस की बांसुरी भी शर्म आ जाए, वो बात अलग है। लेकिन गाते हर कोई है, हर कोई गाता है, चाहे अकेले में गाए, लेकिन गाता हर कोई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाने का जो गुण है वो प्रकृति ने दिया है, तो क्या बुरा, हम गाते हैं। मैं भी गाता हूं, अपनी पत्नी के दबाव में आकर के अब मैं थोड़ा सा गाना सीख रहा हूं, क्योंकि पत्नी के दबाव को आप अगर नहीं मानेंगे तो भुक्तभोगी यहां बैठे हुए हैं, भैया कर लो समझौता। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कितने लोग सिंगर हैं, गायक हैं? एक ने हाथ उठाया। उठाओ तो बेटे, कोई बात नहीं, कोई, आप इन सब चीजों को सीखिए, तब आपका दिमाग खुलेगा। क्योंकि अभी जो ज्यादातर लोगों का जो दिमाग है वो एल्गोरिदम की तरह है।
एल्गोरिदम जानते हैं ना, बस उसमें सारी चीजें फीड कर दी गई हैं, वही वही बता रहा है, वो वही वही चीजें निकल रही हैं, बस उसके पास अपनी कोई सोच नहीं है। तो आप लोगों में से कितने लोग सिंगर हैं? इंदौर इतना ज्यादा नीरस शहर तो नहीं हो सकता जहां खाने के मामले में रात में सर्राफा 2-2 बजे 3 बजे तक खुलता हो। उस सरस शहर में, रसदार शहर में गाने वाले न हों, ये तो कुछ हजम होने वाली बात नहीं है। आप तो गाती होंगी पक्का, सिंगर हैं? सिंगर नहीं है। बड़ी उल्टी बात नहीं लग रही आपको? थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं गा रहा है, और जो कहे कि मैं नहीं गा रहा हूं, खड़े होकर के मैं प्रूफ करा दूंगा कि वो गाता है। और सिंगर की डेफिनेशन क्या है? जो गाता हो वो सिंगर है। तो फिर आप सभी तो सिंगर होने चाहिए। आप लोगों में से दौड़ते कितने लोग हैं? सब लोग दौड़ते हैं। आप लोगों में से धावक कितने लोग हैं? धावक, धावक यानी कि दौड़ने वाला, रेसर, जो एथलीट वगैरह में दौड़ते हैं, 100 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर, 5-10। तो जो दौड़ने वाला है वो धावक है। समझने की कोशिश कीजिए। गाते हम सब हैं, लेकिन जो गाने का व्याकरण है, सा रे ग म प ध स, वो किसी ने सीखा हुआ है। तो जो सीखा है वो गायक है, बावजूद इसके कि सब गा रहे हैं। हम सब दौड़ते हैं, कभी सिटी बस पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो कभी बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, तो कभी किसी के पीछे भाग रहे हैं, फालतू की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो प्रतियोगिता में दौड़ने वाले लोग हैं, वो दौड़ने के साइंस को जानते हैं। आपको क्या लगता है कि गांव का आदमी अगर हिंदी बोलता है तो क्या वो हिंदी जानता है? नहीं जानता। जो हिंदी के व्याकरण को जान लेता है, बहुत अच्छे तरीके से सीख लेता है। आप हिंदी तो बोलते हैं, घर शुरू से बोल रहे थे, तो 5वीं 6वीं में आपको हिंदी क्यों पढ़ाई जा रही थी? क्योंकि आपको सिखाया जा रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक चीज का व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, सिस्टम होता है, और सिस्टम ही साइंस है। साइंस और कुछ नहीं है। साइंस का मतलब नहीं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी ही साइंस है। सिस्टम इज साइंस। जब आप किसी चीज के सिस्टम को जान लेते हैं, इसका मतलब है कि आप उसके साइंस को जान लिया। तो क्या आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के साइंस को जानते हैं? अपने आप से पूछिए कि क्या आप उसके साइंस को जानते हैं? कि सीधे आप यही मान करके चलते हैं कि हम तो पढ़ते रहे हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, पास भी होते रहे हैं, अच्छे नंबर भी आते रहे हैं, तो हम आईएएस भी कर लेंगे, क्योंकि किताबी तो है, पढ़ नहीं है, सिलेबस भी है, परीक्षा होती है, लिख करके आ जाएंगे और बन जाएंगे। नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं होता है। गैलीलियो ने क्या कहा था आपको मालूम है? गैलीलियो ने कहा था कि आप मुझे 5 मीटर लंबी रॉड दे दीजिए, 5 मीटर लंबी रॉड दे दीजिए, और मुझे केवल एक पॉइंट बता दीजिए, पृथ्वी के केंद्र को बता दीजिए कि पृथ्वी का सेंटर कहां है। मैं उस 5 मीटर लंबी रॉड से इस पृथ्वी को उठा दूंगा। इसका मतलब है कि ये पृथ्वी, इतनी वजनदार पृथ्वी, अगर उसका केंद्र पता लग जाए तो उसे एक रॉड से, एक लीवर से, जिसे आप कह लीजिए, उठाया जा सकता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सिस्टम। सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो मैं आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिस्टम बताऊंगा, आपको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। और मैं, विश्वास कीजिए कि यहां सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलने वाला। मैं आपको प्रूफ दे दे करके बताऊंगा कि ये हमारे पास आंकड़े हैं, और ये आंकड़े अखबार से लिए गए आंकड़े नहीं हैं, ये यूपीएससी के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। उन आंकड़ों को देख करके आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को समझिए,
उन आंकड़ों को देख करके आप अपनी प्लानिंग कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। इन सारे इश्यूज पर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। राइट? तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? और एक बात और मैं यहां ऐड ऑन कर दूं, चाहे आप आईएएस दे रहे हो या न दे रहे हो, डजंट मैटर। आप अगर पढ़ रहे हैं तो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएससी भी दे रहे हैं तो आप पीएससी का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी दे रहे हो, उसमें जो सेलेक्ट होने वाले जो स्टूडेंट होते हैं 90%, इवन मोर देन 90% स्टूडेंट वो होते हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उसमें नहीं हो पाए, लेकिन इसमें उनका हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप स्टेट सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विस की, तो आपको अपने लेवल को वहां तक ले जाना होगा कि आप आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का मुकाबला कर सकें, उनके साथ आपका कंपटीशन है। ये जो एग्जाम है फ्रेंड्स, आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एग्जाम नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि वहां रिजल्ट 100% हो सकता है। आप लिख करके आ गए, आपको 35% मार्क्स मिल गए, आपका साल खराब नहीं गया, आप अगले लेवल पर पहुंच गए। लेकिन एक कंपटीशन है, यहां केवल आपका अपना ही परफॉर्मेंस काम नहीं करता है, आपसे ज्यादा दूसरों का परफॉर्मेंस काम करता है। अगर वो आपसे बेटर हुए तो सीधी सी बात है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा और आप रह जाएंगे। और आईएएस में जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वह है 1000 में 1, 1000 में 1, 0.01%। आपको आसान लगता है 1000 में 1 स्थान हासिल करना? और वो भी किन लोगों के बीच में? पूरा हिंदुस्तान है उसके लिए। और याद रखिए कि कुछ फॉरेन के भी इंस्टीट्यूशन को इसके लिए परमिशन है कि वो भी स्टूडेंट इसमें बैठ सकते हैं। हाँ, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन जो बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं उनको भी परमिशन होती है कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो इस एग्ज़ाम में आकर के बैठें। एक से एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, थ्रू आउट टॉपर्स हैं। उनमें आपको लगता है कि स्थान बनाना आसान है? जब आप इस चैलेंज को लेकर के चलेंगे और इस चैलेंज के होने के बावजूद जब आप इसके सिस्टम को समझ लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए आसान हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। अगर गोल्ड मेडलिस्ट को ही सफल होना होता, अगर टॉपर ही इसमें सफल होते या फर्स्ट डिविजनर ही इसमें सफल हो पाते, तो सोच करके देखिए कि यूपीएससी बड़े आराम से इसके लिए जो योग्यता उसने निर्धारित किया है उसमें कर सकती थे ना। योग्यता में लिख देती कि जो टॉपर हो या जो फर्स्ट डिविजनर हो वही इस एग्जाम में बैठे। बहुत से ऐसे एग्जाम कंपटीशन होते हैं जिसमें लिखा होता है कि 50% से अधिक स्कोर होना चाहिए, 55% से अधिक स्कोर होना चाहिए। बड़े आराम से नहीं लिख सकते थे क्या? उसको कोई रोकने वाला होता है? इसके खिलाफ आप कहीं याचिका दायर नहीं कर सकते थे? ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? लिख देते कि जो फर्स्ट डिविजनर हो वो केवल वही अप्लाई करें। ये क्या बता रहा है? इसका मतलब है कि इसमें हर एक के लिए गुंजाइश है, पॉसिबिलिटी है इसमें हर एक के लिए। और हमारे पास जो डेटा है, अब तो यूपीएससी वो देना उसने बंद कर दिया, पहले कुछ सालों पहले देती थी। उसमें बाकायदे डिवीजन बताती थी वो कि फर्स्ट डिविजनर इतने हैं, सेकेंड डिविजनर इतने हैं, थर्ड डिविजनर इतने हैं। और उसमें जो फर्स्ट डिविजनर एंड एबव जो होते थे उनका परसेंटेज कभी भी 40% से अधिक नहीं गया है। तो ये 60% कौन लोग हैं? 60% जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो सेकेंड डिविजनर और थर्ड डिविजनर है। तो क्या तो जो थर्ड डिविजनर और सेकेंड डिविजनर हैं वो क्या इसलिए सेकेंड डिविजनर और थर्ड इसीलिए सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सेकेंड और थर्ड डिविजनर हैं? नॉट एट ऑल। जब भी रिजल्ट निकलते हैं तो आप कुछ कहानी किस्से सुन, अखबारों में खूब छपते हैं। ये भैंस चराती थी, ये सही का किस्सा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आईएएस बन गई,
इनके पिताजी ऑटो चलाते थे, वो आईएएस बन गई। इनकी माँ घरों में बर्तन मांजती थी तो वो आईएएस बन गई, है ना। 12वीं फेल हो गए तो आईएएस बन गए। मेरे पास एक पेरेंट्स आए अपने बच्चे को लेकर के, मुझे कि साहब ये आईएएस बनना चाहता है और ये है वो है। तो मैंने लड़के से पूछा भाई कि तुम क्यों बनना चाहते हो, तुमको क्या ऐसे क्या लगा कि मैं आईएएस बन जाऊंगा। तो बोले सर वो मैंने सुना है कि 12वीं जो फेल 12th फेल वाला आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, और मैं तो 12वीं पास हूं सर। आप देख रहे, समझने का तरीका देखिए। तो सारे भैंस चराने वाले भी कहने लगे कि मैं आईएएस बन सकता हूं। जिनके भी पिताजी दुनिया भर के ऑटो चलते हैं सब कहने लगे कि क्योंकि मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं और ऑटो चलाने वाले का बेटा आईएएस बन जाता है, और क्योंकि मैं ऑटो चलाने वाले का बेटा हूं तो इससे सिद्ध होता है कि मैं आईएएस बन सकता हूं। हो गया ना सिद्ध, लॉजिकली तो आपने सिद्ध कर दिया। लेकिन इसका अर्थ क्या है? यही आईएएस की सबसे बड़ी खूबी है। ये केवल पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, उसकी संभावनाओं को दिखा रहा है कि अगर आप 3rd डिविजनर हैं तब भी यहां संभावना है कि आप आईएएस बन सकते हैं। यहां आपके इकोनॉमी कंडीशन का कोई लेना देना नहीं है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से आईएएस को कोई लेना देना नहीं है। ये सही मायने में आपका मूल्यांकन करती है। आईएएस की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। पीएससी वगैरह में क्या होते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, शायद आप लोग तो अभी भुक्तभोगी हैं, मुझसे ज्यादा जानते होंगे। आईएएस के बारे में आपने कभी ऐसा सुना है? मैं कम से कम पिछले 1980 से इससे जुड़ा हुआ हूं, तो मुझको 45 साल तो हो गए। जब मैं एग्जाम देना मैंने शुरू किया था तब से मैं जुड़ा हुआ हूं। मुझे एक बार भी याद नहीं आ रहा है कि यह एग्जाम कैंसिल हुआ हो या इसकी डेट बढ़ गई हो। कोरोना में जरूर बढ़ी थी, कैंसिल नहीं हुई, डेट बढ़ा दी गई थी। तो इसकी विश्वसनीयता को आप अपनी ताकत समझिए। इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी को ताकत इसलिए समझना चाहिए क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ न्याय होगा। और जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो वहां जरूरी नहीं कि आपके मेहनत के साथ न्याय हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां इस संभावना को दिखाता है, ये सारी कहानी किससे इस संभावना को दिखाती है कि आप मेहनत कीजिए, सही तरीके से मेहनत कीजिए। याद रखिए, सही तरीके से मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी दिशा सही नहीं हुई, अगर आपको झाबुआ जाना है तो आपको इधर जाना पड़ेगा। अगर आप इधर जाएंगे तो झाबुआ नहीं पहुंचेंगे। तो केवल मेहनत काम नहीं आती है, डायरेक्शन भी काम आता है। आपने कभी सोचा है कि जब हमारे यहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं कि ये चंद्रमा पर उतरेगा, ये मंगल ग्रह पर उतरेगा, तो कमाल क्यों होता है? डायरेक्शन का कमाल होता है। अगर जरा भी डायरेक्शन चेंज हुआ तो पता नहीं कहां से कहां उतर जाएगा। लाइफ में डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और वो डायरेक्शन हम यहां लेंगे। लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो आप अपना विश्लेषण करके देखिए कि आप किस तरीके के फैसले लेते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? आपको एक मेंटर चाहिए, आपको एक कोचिंग चाहिए, आपको एक गाइडेंस चाहिए, यही तो डायरेक्शन है ना। आपको बता सके कि आप ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे ऐसी तैयारी कीजिए। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है रैशनल माइंड का होना, तार्किक मस्तिष्क का होना। दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तार्किक मस्तिष्क, आपका माइंड जो वो रैशनल हो, मतलब आप किसी चीज को इमोशनल तरीके से नहीं सोचेंगे, रैशनल तरीके से सोचेंगे। इसीलिए उसका एक चैप्टर है 4th पेपर का, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने देखा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इमोशनल हैं लेकिन इंटेलिजेंट भी हैं, यानी कि आप अपने इमोशन का जो यूज करते हैं पूरे इंटेलिजेंस के साथ करते हैं। क्योंकि आप एक प्रशासक होने जा रहे हैं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि सच में आपके ऊपर कितना बड़ा विश्वास कर रही है यूपीएससी। यूपीएससी आईएएस नहीं ढूंढ रही है, वो तो केवल एक मेटल ढूंढ रही है, एक ऐसा धातु ढूंढ रही है जिसको वो आईएएस बना सके। जैसे मान लीजिए कि मैं लोहार हूं
और मुझे तलवार बनानी है, तो मैं तलवार ढूंढूंगा या मैं लोहा ढूंढूंगा? क्या ढूंढूंगा? लोहा ढूंढूंगा ना। तलवार तो मैं बना लूंगा क्योंकि मैं लोहार हूं। तो यूपीएससी तो केवल लोहा ढूंढ करके और मसूरी एकेडमी को सौंप देती है कि भैया ये हमने लोहा ढूंढ लिया है, अब आप इससे तलवारें बना लो, आप इसे एडमिनिस्ट्रेटर बना लो। 2 साल तक वो ट्रेनिंग दे दे करके आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है। तो वो लोहा क्या है? वो तो ऐसा माइंड ढूंढती है जो रैशनल हो, जो चीजों के बारे में तार्किक रूप से सोच सके, क्योंकि वहां जो निर्णय लेने होते हैं वो सब के सब आपके रैशनल होने चाहिए। अगर आप वहां इमोशनली डिसीजन लेंगे तो आप समझिए कि देश का तो जो नुकसान होगा, समाज का तो जो नुकसान होगा, आप अपना नुकसान सबसे ज्यादा कर बैठेंगे, क्योंकि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में 3-4 दिन पहले केरल के 2 आईएएस अफसर को सस्पेंड किया गया। तो क्या आपका माइंड रैशनल है, तार्किक है? तार्किक माइंड ही साइंटिफिक माइंड कहलाता है। साइंस क्या है? बेसिकली साइंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। साइंस का सीधा सा मतलब है एक घटना घटी। अब ये जो घटना घटी है इसको हम 2 नजरिए से देख सकते हैं। एक है इमोशनल और दूसरा है रैशनल। जो रैशनल नजरिया होगा वो यहां से सोचना शुरू करेगा कि अगर ये घटना घटी है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। दैट इज रैशनल माइंड। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। यह बात अलग है कि मुझे वो कारण मालूम नहीं है। तो जब तक कारण मालूम नहीं रहता तब तक आप उसे चमत्कार कह लीजिए, उसे आप धर्म कह लीजिए, उसे आप जादू कह लीजिए, और जैसे ही उसका कारण मालूम हो जाता है वो क्या बन जाता है? साइंस। बहुत सिंपल सा है, बस दैट इज साइंस। ये साइंस है। तो क्या आपके पास साइंटिफिक माइंड है? अगर नहीं है तो आपको साइंटिफिक माइंड डेवलप करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में जो आप आंसर लिख करके आते, मैं आपको अभी सब हम लोग आएंगे, आंसर पर भी आएंगे। मैं तो अभी केवल जो मेटल होना चाहिए उस मेटल की बात कर रहा हूं। पहले इन चीजों को समझ करके आप अपने को उसमें ढालने की कोशिश कीजिए। जब तक वो सांचा नहीं आप ले पाएंगे, बना पाएंगे अपना, तब तक फिर वो चीजें ढल नहीं पाएंगी जो आप पढ़ रहे हैं। आपका वो नजरिया ही नहीं होगा जो पढ़ने के लिए वो जिस नजरिए की जरूरत है, आपको उसमें वो चीज ही दिखाई नहीं देंगी। उदाहरण के तौर पर जब आप डिसीजन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं देखता हूं कि आप अपने मेंटर का डिसीजन लेते हैं, गाइडेंस के बारे में डिसीजन लेते हैं कि मुझे गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल तो बहुत से रूप आ गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, पर्सनल कोचिंग भी ले सकते हैं आप, पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं किसी प्रोफेसर से, लेक्चरर से, या जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं। तो आप किस आधार पर डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस कोचिंग में जाना चाहिए, मुझे ये कोर्स लेना चाहिए, मुझे इस व्यक्ति से पूछना चाहिए? कल्पना करके देखिए, ये जो सिविल सर्विस का जो खेल है, जो गाइडेंस है, ये नॉलेज का फील्ड है, चुटकुलेबाजी का फील्ड नहीं है। ये लाइफ मैनेजमेंट का भी फील्ड नहीं है। लाइफ मैनेजमेंट तो इसका छोटा सा हिस्सा है और जिसका संबंध केवल आपकी एनर्जी से है, बस दैट्स ऑल। लेकिन जब आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस कोचिंग में जाना चाहिए, तो आप किन की कोचिंग में जाना पसंद करते हैं? आप किन के पीछे पागल होते हैं? मुझे मालूम है कि 2 साल पहले एक उभरता हुआ स्टार, सो कॉल्ड स्टार उभरा। उसने वायदे करने शुरू कर दिए कि मैं झोपड़ी वालों को वहां से उठा करके और सीधे डीएम की कार में बैठा दूंगा। ये बाइट्स है उनके। जो नदी किनारे जाकर के रेत इकट्ठा कर रही है उसे मैं सीधे मैडम डीएम बना दूंगा। और आप तालियां बजाते हैं। क्या डीएम बनाना इतना आसान है? मैं आपको बेस्ट टीचर से पढ़ाऊंगा और यदि वो बेस्ट टीचर लंदन में बैठा होगा
तो मैं स्पेशल प्लेन लेकर के जाऊंगा, उसे लंदन से उठा करके लाऊंगा और आप लोगों को पढ़वाऊंगा। और ये चीजें आपको अपील करती हैं, अपील करती हैं आप लोग उनके पीछे पागल होते हैं। ये नारेबाजी है। कुछ लोग चुटकुले सुनाते हैं, आप चुटकुलों से प्रभावित हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये एंटरटेनमेंट का गेम नहीं है, ये नॉलेज का फील्ड है, ये ज्ञान का क्षेत्र है, ये साइकोलॉजी का फील्ड है, मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ये सब चीजें वहां काम नहीं आएंगी। लेकिन जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप देखिए कि कौन सी चीज आपको पकड़ती है, कौन सी चीज आपको आकर्षित करती है। ये आपको सोचना होगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको इसलिए आकर्षित करती है कि वो आसान रास्ता बताते हैं, वो सरल रास्ता बताते हैं। अगर आसान और सरल रास्ता होता तो सबको मालूम होता। तो अपने अंदर एक रैशनल माइंड पैदा कीजिए। अपनी जो डिजायर है, जो आईएएस बनने की डिजायर है या कोई भी बड़ा काम करने की डिजायर है, तो उस डिजायर को, उस इच्छा को एक बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कीजिए। बर्निंग डिजायर, सामान्य इच्छा से बात नहीं बनती है। आपकी जो इच्छा है वो बर्न होती रहनी चाहिए, एक ज्वलन इच्छा होनी चाहिए। आप लोगों ने वो डायलॉग बहुत सुना होगा ना, कि जब आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो फिर पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए आती है ना। शिद्दत को आप भूल जाते हैं, चाहने को याद रखते हैं। वैसे आप सबके पास अनुभव है शिद्दत से कैसे चाहा जाता है, इसके अनुभव आप सबके पास हैं। देखिए आजकल का जो जमाना है हम लोगों के जमाने से तो बहुत अलग है। आजकल तो अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप बड़ा कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। वो कह रहे कि नहीं हम नहीं आते कॉम्प्लेक्स में, थोड़ी और बड़े हो जाओ बेटे, अभी थोड़ी सी उम्र छोटी है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस उस चाहने को थोड़ा सा याद कर लीजिए, उस चाहने को थोड़ा सा याद कर लीजिए। क्लास में जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे मान लीजिए कि आज ही किसी को लगा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ चलना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि उस समय गर्लफ्रेंड के लिए अपॉइंटमेंट दिया हुआ है कि मिलने आना है ना, या कोई फिक्स है कि पिक्चर देखने जाना है ना, या किसी कैफे में टिंकुस में जाकर के बैठना है। इसको छोड़ दिया आपने जो आपकी जिंदगी का मकसद है ना, और उसके साथ आप चले गए। उसके साथ जाना बुरा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आप किसकी कीमत पर जा रहे हैं। तो वहां बिल्कुल साफ हो जाता है कि व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर। जो शिद्दत से चाहना होता है वो क्या है, आईएएस बनना या उसको पाना। उसको पा जाएंगे आप, उसको पा जाएंगे आप। घर वाले समझाते रह जाएंगे कि भैया मत कर ऐसा, बोले नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। बाद में ये बात अलग है कि जब पा जाएंगे तो कहेंगे अब इसके साथ हम नहीं जी सकते, वो एक बाद की बात है। लेकिन फिलहाल तो यही होगा। क्या क्या वायदा करते हैं बैठ करके प्रेमी प्रेमिका, आहा मैं तुम्हारे लिए चांद और सितारे तोड़ करके ले आऊंगा। वो इतना तो समझदार है जो वायदा कर रहा है कि ये कहेगी कि नहीं चांद सितारे ले आओ, ये नहीं कहेगी, क्योंकि जानती है कि अगर मैं चांद सितारे लेकर के चला जाऊंगा तो मैं तो चला ही जाऊंगा। तो इतना समझता है वो, तो चांद सितारे मैं तोड़ करके ले आऊंगा। शादी हो गई, अब वो कह रही कि जब तुम ऑफिस से लौटते हो ना तो जरा आज कोई घर में सब्जी नहीं है, कद्दू लेकर के आ जाना। उसे कद्दू लाते नहीं बन रहा है, पहले चांद सितारे की बात होते थे। तो ये चांद सितारे तोड़ करके ले आऊंगा, ये शिद्दत है। यही चीज अगर आपकी आईएएस में होने लगे, जिस दिन आप इसके लिए, इसका लिटमस टेस्ट है, इसको बड़े आराम से आप अपने डिजायर को टेस्ट कर सकते हैं। जिस दिन आप इसके लिए बाकी सारी चीजों को छोड़ने को तैयार हो जाएं, तो आप समझ लीजिएगा कि अब आईएएस बनना मेरा बर्निंग डिजायर
है, जिस दिन इसके लिए आप बाकी चीजों को छोड़ना शुरू कर दें, लेकिन इसको तो आप लास्ट में रखते हैं, ये आपके लास्ट में रहता है ये, और जिनके टॉप पर रहता है वो वही सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि कायनात उसकी ही मदद करने के लिए आती है। बर्निंग डिजायर का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब यहाँ मैं आ रहा था, हम लोग आ रहे थे, तो मुझे यहाँ 3-4 स्टूडेंट मिल गए, मैं तो दंग रह गया। इसमें एक स्टूडेंट है जो नवसारी गुजरात से आए हुए, जरा खड़े हो जाए, कौन है वो जो नवसारी गुजरात से आए हुए हैं? ये नवसारी गुजरात से आए हुए हैं, ये IAS की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट हैं जो पुणे से आए हुए हैं और डिफेंस से आए हुए हैं, जिनको मुश्किल से छुट्टी मिले, डिफेंस में है, ऑलरेडी सर्विस में है, ये आर्मी में है, वहां से आए हुए हैं। एक ये लड़की है, खड़ी हो, जो लड़की है भोपाल से 4 बजे सुबह यहां बस ट्रेन से पहुंची है, और रात भर इसने अपना समय रेलवे स्टेशन पे गुजारा है और फिर यहां आई है। और एक कोई इलाहाबाद से है, कहाँ है वो? खड़े हो जाए, इलाहाबाद से है कोई, वो देखिए इलाहाबाद से है। और यहां आपके अभी भी कितने लोग होंगे जो भंवर कुआं के भंवर जाल में उलझे हुए हैं। एक तो कुआं, और ऐसा कुआं जिसमें भंवर उठ रहे हों, बाप रे बाप, नहीं पहुंच पाए ना। लेकिन जा करके पूछिए, मेरी पत्नी जब रोज 6 बजे से 9 बजे तक शाम को लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, फ्री सॉल्व करती हैं फोन पर, तो यही होता है कि कहती कि मैं मन उचट रहा है, दबाव बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत टेंशन में आ रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी। तो कहती हैं कि भाई अब कुछ और दूसरी परीक्षा की तैयारी कर। बोले नहीं मैडम, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसके सिवाय तो किसी दूसरे का सपना ही नहीं देखा है। सोचिए, और जब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो नाराज हो जाते हैं वो। भैया मैं कहता हूं अपनी पत्नी से कि तुम उनको कह दिया करो, यार तुमने सपना भी देखा तो कुछ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने टाइप का सपना देख लेते ना, क्योंकि वहां तो टैक्स देना नहीं है। उसमें IAS ही बनने का सपना क्यों देखा? प्रधानमंत्री बन जाओगे तो हिंदुस्तान के जितने भी IAS हो तुम्हारे अंडर में रहेंगे। सपना देखने से क्या होता है? बिस्तर से उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य तक पहुंच न जाओ। विवेकानंद मूर्ख थे क्या? कह रहे हैं कि उठो और जागो। हद हो गया, बिना जागे हम कैसे उठेंगे भाई? ये सीक्वेंस है ये, उठो और जागो। जग तो गए हैं बिस्तर से और दिन भर आंख मल रहे हैं, हाँ ठीक है मम्मी लगा देना, चाय बना देना, शाम तक यही चल रहा है। तो आप जगे नहीं हैं, उठ जरूर गए हैं, दिमागी रूप से आप अलर्ट नहीं हैं। जिस काम को करने में आपको थकान न हो वो आपकी बर्निंग डिजायर है। थकान नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें आपको मजा आ रहा है। ये आपकी टेस्टिंग्स हैं कि वास्तव में मैं किसी को शिद्दत से चाह रहा हूं या नहीं चाह रहा हूं। आपकी इच्छा के अनुकूल चीजें नहीं मिलेंगी, चीजों के अनुकूल आपको अपनी इच्छा को ढालना पड़ेगा, फिर जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि IAS के बारे में जितना भय पैदा किया गया है, मैं अब साइकोलॉजिकल जो मुझे बात करनी थी वो लगभग मैं कर चुका हूं, है ना। बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, तब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कह रहा हूं कि कैसे आप अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएंगे और IAS के पैटर्न पर ढालेंगे। जब तक आप इसे ढालेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये दिमाग का खेल है। मतलब मेरा बेटा इंटरनेशनल चेस प्लेयर है, उसकी रैंकिंग है इंटरनेशनल लेवल पर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चेस का 2 साल तक कैप्टन रहा है, वो सिल्वर मेडल वर्ल्ड में लेकर के आया। इसको जब हमने चेस के लिए कोचिंग के लिए भेजा, राजनांदगांव में एक बहुत अच्छे कोच थे, तो पता लगा कि रोज इसको स्टेडियम के 8 चक्कर लगा रहे हैं। उस समय उसकी उम्र थी 12-13 साल।
तो मेरे जैसे व्यक्ति को भी उस समय इस खोपड़ी में नहीं सूझा कि भैया चेस का काम तो दिमाग का काम है, तो ये चक्कर क्यों लगवा रहे हैं स्टेडियम के। तो बाद में समझ में आया कि ये जो दिमाग है ना, ये शरीर से जुड़ा हुआ है। बिना फिजिकल फिटनेस के मेंटली आप फिट नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं कि कैसे चैंपियन बना जाता है। तो सबसे पहले आपको इसे फिट करना पड़ेगा, तब आप सिविल सर्विस की तैयारी के लायक बनेंगे। याद रखिए कि जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप थैला लेकर के जा सकते हैं, लेकिन जब आप दूध और तेल लेने जाएंगे तो आप थैला लेकर नहीं जाएंगे। आपको उसके उपयुक्त पात्र लेकर के जाना पड़ेगा। पात्र का मतलब होता है योग्यता। तो आईएएस की जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके योग्य तो आपका ये कटोरा बने, इस पर भी काम कीजिए। इस पर काम करना बहुत जरूरी है। ये नारेबाजी की बातों को सुन करके, उकसाने वाली बातों को सुन करके, चुटकुले सुन करके, झूठे झूठे आश्वासन से इसको भर करके आप कभी कुछ भी, कम से कम आईएएस के फील्ड में तो नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं।